स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री क्या थी। आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इसका नाम है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मैंने आपको बताया था कि केप्लर 16th सेंचुरी में एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो हमारे प्लेनेट है वो सन के चारों ओर जैसे घूमते हैं, किस पाथ में घूमते हैं और कितने टाइम पीरियड में घूमते हैं, उसके बारे में उन्होंने 3 लॉ बनाए थे। आज हम उन्हीं तीनों लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कि केप्लर ने क्या बताया कि जो हमारे प्लेनेट है, जैसे हमारी अर्थ एक प्लेनेट है, वो सन के चारों ओर कैसे घूमती है, कैसा पाथ होता है, कितने टाइम में, वो हम टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, उनसे रिलेटेड जो केप्लर्स ने लॉ दिए थे। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ। हम क्या मानते थे कि जितने भी प्लेनेट है, जो भी चीज़ें जो सन के चारों ओर घूमती हो, हम ये मानते थे कि वो सर्कुलर मोशन में घूमती होंगी, सर्कल में घूमते होंगी। लेकिन केप्लर ने बताया कि प्लेनेट सर्कल में नहीं घूमते, वो कैसे घूमते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्टिकल मतलब जैसे एक अंडाकार पाथ, जैसे जो एग की शेप होती है उस शेप पे वो घूमते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एवरी प्लेनेट मूव्स around the sun in an elliptical orbit। कि वो सर्कल में नहीं घूमते, कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। जैसे ये हमारा सन है, इसको हमने सन मान लिया, इसके चारों ओर जो घूमते हैं वो ऐसे घूमते हैं, सर्कल में नहीं। सर्कल की शेप क्या होगी, ऐसे, और सन उसके क्या होगा, सेंटर में। इस पाथ में नहीं घूमते, वो इसमें घूमते हैं। इलिप्टिकल एक ऐसी शेप होती है जिसमें हम 2 फोकस मानते हैं, ठीक है। तो इस शेप में हमारी अर्थ इसके चारों ओर घूमती है। ये केप्लर ने हमें बताया था कि पाथ के बारे में, जितने भी प्लेनेट है सारे के सारे सन के चारों ओर ऐसे पाथ में घूमते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ को थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ये एक सन है और चल, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ होती है, सन बीच में है, हर एक पॉइंट पर इसका डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो केप्लर ने बोला कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए प्लेनेट टू द सन, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेनेट टू द सन इज, जैसे मान लीजिए ये प्लेनेट है एक, यहाँ से घूम रहा है इसके चारों ओर, तो इसको प्लेनेट को और सन को मिलाने वाली लाइन ये, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए प्लेनेट टू द सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए प्लेनेट स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसको समझिए, देख मान लेते हैं एक प्लेनेट यहाँ पर है, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर है, ये पी पोजीशन हो गई, ठीक है। वो ऐसे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। कुछ टाइम बाद वो प्लेनेट यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर, क्या वो पोजीशन पर, कितना टाइम हम मान लेते हैं डेल्टा टी, जो भी हमने माना। फिर इस सन से ये लाइन मिलाई है, ये जो एरिया होगा, ये वाला, ये जो एरिया होगा, पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको हमने मान लिया क्या, A1। क्या मान लिया, A1। लाइन ज्वाइनिंग, जैसे ये प्लेनेट है, ये लाइन यहाँ से हमने एक पर्टिकुलर टाइम लिया, कुछ टाइम के बाद वो प्लेनेट घूमकर रोटेट होकर यहाँ पर आ गया, तो ये जो एरिया है, ठीक है। अब यही प्लेनेट मान लेते हैं कुछ टाइम बाद घूम रहा है और यहाँ पर है, ये सिचुएशन मान ले,
पोजीशन मान लेते हैं हम r, यहाँ पर है वो प्लेनेट, और उतने ही टाइम बाद, जितना टाइम हमने यहाँ पर लिया था, इक्वल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम बाद ये प्लेनेट यहाँ से घूमकर ऐसे रोटेट कर रहा है और यहाँ आ गया एस पोजीशन। तो इसको मिलाइए इस लाइन को और इसको मिलाइए इस लाइन को, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम A2। तो उन्होंने बोला लाइन ज्वाइनिंग जो होगी प्लेनेट और सन को मिलाने वाली, वो लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ही बनाएगी। जैसे कहीं पर हो, किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी आप निकाल सकते हो, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अब अगर हम इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का एरिया आपको सेम मिलेगा, बट कंडीशन क्या है, आपको टाइम सेम लेना पड़ेगा। मान लो आपने एक दिन का टाइम लिया, तो एक दिन में यहाँ का, एक दिन में यहाँ से यहाँ कितना वो डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से, तब हमें एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या आएगा, इक्वल एरिया। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ line joining of a planet to the sun sweeps out equal area in equal time interval, equal area in equal time interval अकॉर्डिंग टू दिस, वो बराबर एरिया कवर करेगी। अब इस चीज़ से क्या समझते, देखिए एक चीज़ और समझिए, ये वाला डिस्टेंस देखिए इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, ये ज़्यादा है और ये कम है। ये वाला डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ आया लीनियर डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, और ये वाला डिस्टेंस देखिए, क्या समझते हैं इस चीज़ से, इतने टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया और इतने टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया। फ़र्क क्या है दोनों में, ये जो पोजीशन है, ये प्लेनेट की पोजीशन जो है वो सन के नज़दीक है और ये क्या है, सन के थोड़ा दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्लेनेट सन के नज़दीक होता है तब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कि जब वो उससे दूर होता है। तो यहाँ पर वो उसके चलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और यहाँ पर उसके चलने की स्पीड थोड़ी कम होगी, तभी तो वो इक्वल एरिया बनाएगा, क्योंकि ये लाइन, ये वाला डिस्टेंस आपका कम ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट velocity of a planet is more when it is near the sun as compared to अदर पोजिशंस। ठीक है, तो जब कोई प्लेनेट सन के पास होगा तो उसकी स्पीड, चलने की स्पीड ज़्यादा होगी, और जब दूर होगा तो वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये केपलर ने हमें बताया सेकंड लॉ की हेल्प से। ठीक है, अब करते हैं थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। तो एक बार इसको नोट करिए, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, नोट करो। आइए अब थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। थर्ड लॉ था टाइम के बारे में, कि कोई प्लेनेट जो सन के चारों ओर घूमता है वो अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा, वो टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए केपलर्स ने हमें बताया कि मान लीजिए, देखो ये सन है और इस पाथ में घूमता है। ठीक है, तो सन और प्लेनेट के बीच का मीन डिस्टेंस
उन्होंने क्या बताया कि टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मीन मतलब एवरेज। देखिए यहाँ का डिस्टेंस कम है, यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ का डिस्टेंस, तो हमने कौन सा डिस्टेंस लिया है, मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट is directly proportional to square of time period of a planet around the sun, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब ऑफ आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम स्केयर। क्या होगा, टाइम के स्केयर। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लिया हमने, मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट टू द सन is directly proportional to square of time period of the planet around the sun। कितने टाइम में, ये टाइम पीरियड हम कैसे निकालें, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगा। जो सबसे नज़दीक होगा प्लेनेट वो कम टाइम में चक्कर पूरा करेगा, और जो सबसे दूर होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो आर जितना बड़ा होगा टाइम भी उतना ही बड़ा होगा, टाइम भी उतना ही। तो देखिए आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर। तो अगर हम ये साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट इनटू टी स्केयर। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका रिलेशन बन गया टाइम पीरियड का, कि आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्केयर क्या रहेगी, एक आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। तो इस प्रकार केपलर ने हमें 3 लॉ बताए। पहला लॉ क्या बताया कि कैसा रास्ता होता है किसी भी प्लेनेट के सन के चारों ओर घूमने का, कैसे रास्ते पे घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ। दूसरा हमें बताया कि जब कोई प्लेनेट सन के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, और हमने पढ़ा कि जब पास होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब वो दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। तीसरा लॉ हमें क्या बताया कि कितने टाइम में जो एक चक्कर पूरा करेगा प्लेनेट सन के चारों ओर घूमते, वो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, वो इस रिलेशन से हम निकालेंगे। अब केपलर ने ये तीनों लॉ दे तो दिए, बता तो दिया, बट जब उनसे पूछा गया कि सारे प्लेनेट ये तीनों लॉ फॉलो करेंगे क्यों करेंगे इन तीनों लॉ को फॉलो, तो इस बात का जवाब केपलर के पास नहीं था। बट मतलब क्या था कि वो प्रूफ नहीं दे सका, लेकिन इस चीज़ का प्रूफ दिया बाद में किसने, न्यूटन ने, कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि ये सारे के सारे प्लेनेट सन के चारों ओर इस प्रकार घूमते हैं। और कैसे प्रूफ दिया उन्होंने, बाद में केपलर्स लॉ से ही अपना एक नया लॉ बनाया था, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो एक बार उसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे न्यूटन्स ने उस चीज़ को प्रूफ किया। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे न्यूटन ने केपलर्स लॉ की हेल्प से अपने एक लॉ को प्रूफ किया। मतलब अगर उसने केपलर्स लॉ को यूज़ करके जो उसने लॉ बनाया था, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए क्या था, आपको याद होगा कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे, उन्होंने बोला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ।
इनवर्स स्केयर, ठीक है। अब इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ कर कैसे किया न्यूटन ने, देखिए अब उन्होंने एक चीज़ की, केपलर्स लॉ को हेल्प ली, कौन से लॉ की, केपलर्स थर्ड लॉ की। और केपलर्स थर्ड लॉ हमें पता है क्या होता है, r³ डिवाइड बाई टी स्केयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब उन्होंने एक अजम्पशन किया, अज्यूम किया, देखिए हमें पता है कि प्लेनेट सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, बट न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था कि सारे प्लेनेट सन के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। न्यूटन्स assume that every planet moves around sun in circular path. एंड और सर्कुलर पाथ में रहने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमें पता है कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। And that centripetal force is F is equal to mv square by r। क्या फॉर्मूला होता है, F is equal to mv square r। Here m is mass of planet which is constant, कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्केयर बाई r लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। जब हम साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और वो कांस्टेंट हमने क्या यूज़ किया, m। तो ये इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद नाउ वेलोसिटी, अब हम निकालते हैं कि जो प्लेनेट सन के चारों ओर घूमता है वो किस स्पीड से घूमता है, वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनता है, v इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम कौन सा, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट क्या, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नहीं सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर जैसे अगर कोई प्लेनेट घूमता है सन के चारों ओर, सर्कुलर मोशन माना था उन्होंने, और एक सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2πr। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr डिवाइड बाई टी, 2πr डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पर देखिए v इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी। 2π इज ए कॉन्स्टेंट, 2π इज कॉन्स्टेंट, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, सॉरी, r डिवाइड बाई टी। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r डिवाइड बाई टी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, स्केयरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन का स्केयर करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा, v स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर डिवाइड बाई t स्केयर, r स्केयर डिवाइड बाई t स्केयर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, हमें केपलर्स थर्ड लॉ बनाना है। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, r³ डिवाइड बाई टी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब हम इसमें क्या करें, इस इक्वेशन में देखिए, अगर इस इक्वेशन में v स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी r से, तो कुछ फर्क पड़ेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, r³ डिवाइड बाई टी स्केयर इंटू r। कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। नाउ फ्रॉम थर्ड लॉ,
ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्या होता है, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सारी टर्म क्या होगी हमारी, कॉन्स्टेंट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्केयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वी स्केयर क्या आ गया हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमारे रिजल्ट आया यहां से। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर बाई आर। वी स्केयर किसके इक्वल है, 1 बाई आर के। किसके इक्वल है, 1 बाई आर के। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां रखेंगे, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, आप इसको यहां पर लिख लीजिए, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू f is inversely proportional to r square and this is required, क्या होता है, and this is inverse square law, inverse square law। तो इस प्रकार न्यूटन ने क्या किया कि कैप्लर्स के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को यूज करके अपना लॉ प्रूफ किया। कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन और कैसे न्यूटन्स ने उनको प्रूफ किया, ये आज हमने पढ़ा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फ्री फॉल एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, थैंक यू वेरी मच।